खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। सीधा सवाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 5 बज चुके हैं और ये बहस जो है शुरू करने का वक्त है। देश की सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर इस वक्त बहस होनी है और वो मुद्दा आप यहां पर देख रहे हैं। आप सबको आज बापू के सामने ये जरूर कहना चाहिए कि हम शर्मिंदा है, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर में प्रज्ञा है। कौन प्रज्ञा? जो आजादी से जी तो रही है और उस आजादी को महसूस तो कर रही है, लेकिन जिन्होंने आजादी उन्हें दी है उनके हत्यारों को पूज रही है। देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। इस देश का जर्रा जर्रा बापू का एहसानमंद है, लेकिन इसी देश की संसद में खड़े होकर बापू का अपमान किया जाता है। बापू को गोली मारने वाले का गुणगान किया जाता है, यह भूलकर कि अगर बापू ना होते तो इस देश की संसद की प्रक्रिया नहीं लागू होती। ऐसा पहली बार नहीं है कि प्रज्ञा ठाकुर ने बापू के हत्यारे के लिए अपना सम्मान दिखाया हो। चुनाव से लेकर अब तक बार बार मैं आपको बता सकती हूं कितनी दफा प्रज्ञा ने गोडसे के लिए अपनी भक्ति दिखाई है, लेकिन इसके बावजूद प्रज्ञा को बड़े बड़े ओहदे दिए जाते रहे। रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है। जिस प्रज्ञा को पीएम ने चुनाव के वक्त मन से माफ नहीं करने की बात की थी, उसको लेकर आखिर बीजेपी की क्या मजबूरी है कि अब तक पार्टी से बाहर का रास्ता उसे नहीं दिखाया गया है? क्या संसद में 2-2 बार माफी मांग लेने से, और वो भी मजबूरी वाली माफी मांग लेने से, प्रज्ञा का गुनाह कम हो जाएगा? इस बड़ी खबर पर मैं बहस की शुरुआत करूं उससे पहले यह बता देना चाहती हूं कि दूसरी बार जो कैबिनेट बैठक महाराष्ट्र की नई नवेली सरकार की हुई शुरू, वो खत्म हो चुकी है। इस वक्त आप उद्धव ठाकरे को देख रहे हैं, आदित्य ठाकरे का सम्मान करते हुए वहां पर मंत्रालय के अधिकारी नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे और जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है हम आपके पास सीधा इसका प्रसारण पहुंचाएंगे। अब फिलहाल आप ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद मैं बहस की शुरुआत करती हूँ और मेहमानों से आपका परिचय करवाती हूँ। मैं सदन में मेरे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूँ। महात्मा गांधी द्वारा देश के प्रति सेवा कार्य का मैं श्रद्धा और सम्मान करती हूँ। नाथूराम गोडसे की जब पूजन हो रहे हैं तो सदन की गरिमा को ये हानि पहुंचाते हैं और साथ साथ हमारी देश को अपमान होते हैं। मैंने 27/11/2019 को एसपीजी बिल की चर्चा के दौरान नाथूराम गोडसे को देशभक्त नहीं कहा, नाम ही नहीं लिया, फिर भी किसी को ठेस पहुंचती हो तो मैं खेद प्रकट करते हुए क्षमा चाहती हूँ। ठीक, नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर, मैं समझता हूं कि ये देशभक्त मानने की किसी की सोच है, हम इस सोच को ही पूरी तरह से हमारी पार्टी कंडेम करती है। मैं आपके जरिए से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या नाथूराम गोडसे देशभक्त था या कातिल था? इसी सदन के एक माननीय सदस्य द्वारा मुझे सार्वजनिक तौर पर आतंकवादी कहा गया। बिना दोषी सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी कहना कानून के खिलाफ है। महिला को आतंकवादी कहना, इस सदन के सदस्य को आतंकवादी कहना, वो महात्मा गांधी की हत्या से भी ज्यादा बदतर है। मैंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है। बापू हम शर्मिंदा हैं, लोकतंत्र के मंदिर में प्रज्ञा है। माफी चाहती हूँ, बीच ही में रोकना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी है, जरा वहां का रुख करते हैं हम। मला जे शोध लागला की बाबा हा संघ किती जुना असू शकतो, त्याचं काय असू शकतं, तर यामध्ये आमच्या पत्रकारांच्या संदर्भात जो प्रसंग ओढवला त्या संदर्भामध्ये माननीय बाळासाहेबांनी त्याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये उल्लेख आहे की सचिवालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ, कारण मंत्रालयाचं नाव तेव्हा सचिवालय होतं, त्यामुळे 1964च्या मार्मिकमध्ये या मंत्रालय विधिमंडळ वार्ताहर संघाची दखल घेतली होती आणि तो संघ किती जुना आहे ते मार्मिकने त्यावेळेस सांगितलं होतं। त्यामुळे आवर्जून आपल्याला ते त्यासाठी एक एवढं ऋणानुबंध आपले जुने आपण जो उल्लेख केला काल पत्रकार परिषदेमध्ये की एक पत्रकारांनी सहकार्य करावं, तर आम्ही देखील
नेहमीच सहकार्य करतात. ही राज्यातली प्रेस आहे, सगळे राज्यातले प्रतिनिधी या संघाचे मेंबर आहेत किंवा मंत्रालय कव्हर करणारे आहेत. तर आपल्या संवादाचा एक चांगला पूल बांधला जावा, एक चांगली व्यवस्था आपली निर्माण व्हावी आणि आपला संवाद वाढत जाईल ही अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि एकच म्हणजे आज पहिल्यांदा आपण मुख्यमंत्री म्हणून आलात, आम्ही काही मागणार नाही, तर मुख्यमंत्र्यांकडे लोक मागायला येतात, आम्ही काही मागणार नाही. आम्ही मनपूर्वक आपलं स्वागत केलेलं आहे. आणि हे स्वागत करत असताना एक जी आपण मुझे लगता है अभी भी थोड़ा वक्त है और हमें बहस का रुख करना चाहिए. ये महत्वपूर्ण बहस है कि बापू हम शर्मिंदा है, लोकतंत्र के मंदिर में अभी भी प्रज्ञा है. जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आप परिचय करवाना चाहती हूँ. प्रेम शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के. वारिस पठान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि AIMIM के प्रवक्ता हैं. संजीव उनियाल साहब जुड़ गए हैं जो कि पेशे से वकील हैं. हमारे साथ आशुतोष मिश्रा साहब जुड़ गए हैं जो कि पूर्व पत्रकार हैं, ET में काम कर चुके हैं. और पंडित अजय गौतम साहब आपको दिख रहे हैं, हम हिंदू.com से ताल्लुक रखते हैं, बाकायदा शुरू किया है. और सवाल जो अब इस वक्त मन में आते हैं और जहन में आते हैं उन सवालों को भी आपके सामने रखना चाहती हूं कि ये वो तमाम सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द आज मेरी बहस रहने वाली है. सवाल ये है कि क्या माफी मांग लेने से साध्वी प्रज्ञा के मन में जो विचार बसे हुए हैं बापू के कातिल के वो खत्म हो जाएंगे? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है. और संजीव उनियाल जरा उस सवाल का आप जवाब दे दीजिए. ये साध्वी प्रज्ञा इतनी क्या बड़ी मजबूरी है आप लोगों की? बापू से बड़ी है क्या ये? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी रूबिका बताएंगी आपको. प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं आपके पैनल पे, वो पुरजोर तरीके से बताएंगे कि साध्वी का वास्तविक जो अर्थ है वो क्या है. मैं तो आपको कभी उसमें डिटेल में जाके बताऊंगा, पर टेक्निकल जो क्वेश्चन है आपका वो मैं एक बात कहूं आपको, मुझे प्रज्ञा ठाकुर को साध्वी नहीं कहना है. अगर वो मेरे देश के राष्ट्रपिता को सलीके से सम्मान नहीं दे सकती हैं, मैं उनको प्रज्ञा ठाकुर पुकारूंगी. तो बताइए मुझे प्रज्ञा ठाकुर आप लोगों के लिए इतनी क्यों, ये मजबूरी क्या है प्रज्ञा ठाकुर की? देश आप पर इतना यकीन करता है, इतना भरोसा करता है, और ये क्यों आपकी मजबूरी है? रूबिका, राष्ट्रपिता की जो महत्ता है, जो वैल्यू है, वो रहेगी हमेशा. महात्मा गांधी इस देश के लिए क्या है, ये किसी को पूछने की, कहने की, एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है. परंतु प्रज्ञा ठाकुर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और ऐसे व्यक्ति को हरा के आई है जिसने कि उन्हें जेल की चक्की पिसाने के लिए मजबूर किया था. ये मत भूलिए, वो उनको रिप्रेजेंट कर रही है. नहीं, मैं तो भूल जाऊंगी सर. मेरे लिए ना दिग्विजय सिंह बड़े हैं, मेरे लिए ना प्रज्ञा ठाकुर बड़ी है, मेरे लिए देश के राष्ट्रपिता बड़े हैं. मैं बहुत कायदे से आपको बता रही हूं संजीव उनियाल, आज इधर उधर करने की कोशिश मत कीजिएगा. आप सबको शर्मिंदा हो जाना चाहिए कि एक महिला सांसद वहां सदन में खड़े होकर नाथूराम गोडसे की भक्ति में लीन होती है और आप यहां बैठकर उन्हें डिफेंड कर रहे हैं. अरे डिफेंड क्यों कर रहे हैं हम? रूबिका, वो MP नहीं है क्या? रूबिका लियाकत क्या वो MP नहीं है? तो ऐसा है, आप राहुल गांधी को भी डिफेंड कीजिएगा MP के नाम पर, फिर आप सोनिया गांधी को भी डिफेंड कीजिएगा, फिर आप कांग्रेस के एक एक सांसद को यहाँ बैठकर संजीव आप राहुल गांधी की याद दिला रही हैं, तो सांसद अगर आपको इतने बड़े इस वक्त नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी खबरदार. क्या जवाब देते हैं? आपने यहाँ पर किसी वक्त अटैक किया कांग्रेसियों पर, तो रूबिका लियाकत सांसद का चोला मत उड़वाइए आप प्रज्ञा ठाकुर आपके को. ना कहने से साध्वी नहीं हो सकती. वो उनकी तपस्या है, वो साध्वी बनी है. सर मेरे बापू की तपस्या प्रज्ञा ठाकुर की तपस्या से बहुत ऊंची है. मैं बहुत समझदारी से ये बात कह रही हूं. प्रज्ञा ठाकुर को कंपेयर करने मत बैठिए. यहाँ कंपैरिजन नहीं हो सकती. मोहनदास करमचंद गांधी से कंपेयर करेंगे यहाँ बैठकर कंपैरिजन. कंपैरिजन जो है वो किसका ज्यादा है किसका कम है कोई बैरोमीटर नहीं होता इसका. प्रेम शुक्ला जी, हाँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सब उनके लिए नतमस्तक है. नहीं है ना? नतमस्तक कहां होते दिख रहे हैं आपके सांसद? प्रेम शुक्ला जी, साध्वी प्रज्ञा कब सांसद से बाहर, सदन के बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा उनको? ये मजबूरी की माफी नहीं चाहिए इस देश को. आप बताइए, बापू बड़े या साध्वी प्रज्ञा बड़ी? निश्चित देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए महात्मा गांधी आराध्य हैं. हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
परिवार में प्रातः स्मरणीय है। गांधी दर्शन हमारी पंचनिष्ठा है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद खादी से लेकर महात्मा गांधी के 150वीं जयंती तक जिस तरह के सतत गांधी दर्शन और गांधी के विचारों को प्रचारित प्रसारित करने का कार्य हो रहा है, स्वाभाविक तौर पर गांधी से ना तो साध्वी की तुलना की जा सकती है और गोडसे की तो बिल्कुल नहीं की जा सकती है। तो हमारा स्पष्ट मत है कि हम गांधी दर्शन के साथ हैं। गांधी हमारे लिए पूज्य है। गांधी आपके लिए पूज्य है, गांधी दर्शन के साथ है, तो साध्वी प्रज्ञा के साथ आप लोग क्या कर रहे हैं? एक तो मुझे साध्वी नहीं कहना है, प्रज्ञा ठाकुर के साथ आप क्या कर रहे हैं? बाहर का रास्ता दिखाइए ना उनको, उनके नहीं, ये मेरी श्रद्धा है, मेरी बापू के प्रति श्रद्धा है कि मैं प्रज्ञा ठाकुर को साध्वी नहीं कहूंगा, मैं उसका आदर करता हूं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी वो आपकी पार्टी में कर क्या रही कोई आपत्ति नहीं करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको मन से माफ नहीं कर पाते हैं, दिल से माफ नहीं कर पाते हैं, तो आप उनको रास्ता क्यों नहीं दिखाते बाहर का? या तो आप पीएम की बात को नहीं मानते आपकी पार्टी? देखिए आपका प्रश्न ठीक है, लेकिन आपकी कृपा करके लिए जान लीजिए ये कोई वंशवादी पार्टी नहीं है, ये कोई फांसीवादी पार्टी नहीं है, एक लोकतांत्रिक पार्टी जो संविधान से चलती है। इस लोकतांत्रिक पार्टी में संविधान के तहत उनके खिलाफ अनुशासन समिति के पास कार्रवाई के लिए अनुशंसा की गई है। संविधान जो हमारी जो अनुशासन समिति है इस संदर्भ में हमारे संविधान के आलोक में निर्णय लेगी। आप ठीक है, आपकी राय हो सकती है, आपकी राय का हम आदर करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी का अपना संविधान है, नियम है, उसके अनुकूल निर्णय होगा। सर, महात्मा गांधी के लिए कभी कोई नियम देखा जाता है? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? बड़े बड़े नियम आपने ताक पर रख दिए हैं। जब देश हित की बात आई है, जब देश हित की बात आई है, आज प्रज्ञा ठाकुर के लिए हम कभी ताक पर नहीं रखते। आज प्रज्ञा ठाकुर के लिए आपको सारे नियम और कायदे याद आ रहे हैं। राष्ट्रहित को ताक पर नहीं रख सकते, वारिस हम राष्ट्रहित ताक पर नहीं रख सकते, ये आपका अनर्गल आरोप है। ना 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 ना, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा राष्ट्रहित के लिए नियम ताक पर रखें। राष्ट्रहित ताक पर नहीं रख सकते। वारिस पठान। रूबिका जी, पार्लियामेंट एक टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, हम उसको मंदिर बोलते हैं डेमोक्रेसी का। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर जो खुद एक आतंकवादी केस में उलझी हुई है, मालेगांव ब्लास्ट में बेल पे बाहर है, केस से छूटी नहीं है, वो वहां एमपी बन के जाती है। और जो देश का सबसे बड़ा आतंकवाद, पहला आतंकवादी था नथुराम गोडसे, उसकी जाके तायद करती है। और ये एक मर्तबा नहीं, ये बार बार इनको आदत हो गई है। तो अब ये क्या पार्लियामेंट का अपमान करने वाली बात नहीं? मोदी जी ने पहले कहा था कि मैं उनको दिल से माफ नहीं करूंगा, तो अब उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले जाती है? यही वो साध्वी प्रज्ञा है जिसने हमारे बहादुर सिपाही हेमंत करकरे, जिसने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए आतंकवादी अजमल कसब के साथ लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी, शहीद हो गए। उनको इन्होंने कहा था कि मैंने श्राप दिया था, उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। उन्होंने पूरी मुंबई पुलिस ने हमारे सारे बहादुर सिपाहियों का अपमान किया था, तब भी मोदी जी खामोश थे। अब डिसाइड करना पड़ेगा मोदी जी को, क्या ये गोडसे का हिंदुस्तान है या गांधी का हिंदुस्तान है? महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन थे, उनका कत्ल कर दिया था नथुराम गोडसे ने, और ये उनकी तायद करती है कि वो देशभक्त है, पैट्रियट है। तो क्या ये सही है या गलत है? क्या असदुद्दीन ओवैसी, क्या वारिस पठान ने कल देश के रक्षा मंत्री का बयान नहीं सुना है? नहीं सुना है? आप लोगों को जबरदस्ती की राजनीति करनी है, सुना कि नहीं सुना? क्या कहा था रक्षा मंत्री ने, बताइए नाथुराम गोडसे? सिर्फ लिप सर्विस करने से तो काम नहीं होने वाला है रूबिका जी। तो क्या करे, जुलूस निकाले? मोदी जी तक ने बोल दिया कि मैंने उनको दिल से माफ नहीं किया, और क्या माफी मांगने से उनको माफ कर दिया जाएगा? आप किसी का कत्ल करो और उसके बाद आके बोल दो कि मेरे से गलती हो गई, तो क्या चलेगा? आप पार्लियामेंट में हो, वहां पर आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हो। आपको पता है गौतम साहब, निकाला क्यों नहीं अब तक? वारिस पठान, मेरा हमने तो सवाल ये कीजिए ना, किया है रूबिका सवाल जी ये पार्लियामेंट कीजिए, में। आप ये सवाल कैसे कर रहे हैं कि आप गोडसे के साथ खड़े हुए हैं या बापू के साथ खड़े हुए हैं? ये सवाल कैसा है? जब रक्षा मंत्री खुद संसद में खड़े होकर क्लियर कर चुके हैं, तो फिर ये सवाल कहां माने रखता है? अजय गौतम, देखिए सवाल ये है कि कौन फेसेस हैं जो प्रज्ञा ठाकुर जी के खिलाफ एक्शन डिमांड कर रहे हैं? दो लोग मेन है, एक मिनट को चुप कराइए, वहां से खाली निकाला। दो लोग मेन है। पहला नाम है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी कौन है? राहुल गांधी जी वो है जो जेएनयू में जाके अफजल प्रेमी गैंग के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। अफजल गुरु कौन है? जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवाद के
अंदर जो है उसकी सजा दी। राहुल गांधी उस अफजल गैंग प्रेमी गैंग के साथ जेएनयू में जाते हैं और उस आतंकवाद का समर्थन करते हैं और रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवाते हैं। ये राहुल गांधी, ये शशि थरूर, ये चिदम्बरम, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता। अरे सुन लो ना भाई, अभी 10 मिनट में आ रहा है, अभी 2 मिनट में एक्सपोज करता हूं मैं आपको, रुक तो आप भी सुन तो लीजिए। ये राहुल गांधी डिमांड कर रहे हैं जो अफजल को सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्टेड आतंकवादी के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट को खुलवा के। दूसरा नाम किसका? असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी साहब कौन है? 1 जून 2014। देखिए नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। वारिस पठान एक एक करके तर्क रखिए ना। वारिस पठान तर्क रखते हैं, ठीक है। अजय गौतम को दीजिए बात रखने की, उसके बाद आप मौका रखिए। वारिस पठान रुकिए, मैंने आपको मौका दिया ना, आपने सारे सवाल पूछे, उसके बाद मेरा काउंटर हुआ। अब तीसरा स्पीकर आया, उसे अपनी बात रखने दीजिए। दूसरी जो डिमांड कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी। 1 जून 2014, कल आपके यहां भी वीडियो वो टैग किया था। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा? आज सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट बनाई जा रही है, 280 से ज्यादा सीट आ गई हैं। हम अल्लाह से दूर हो गए थे तो अल्लाह ने तुम कुत्तों को हमारे पीछे लगा दिया। तुम खुदा की तरफ पलटो, ये खत्म होंगे इंशाअल्लाह। जो हमको, मतलब मैं वर्ड भी नहीं बोल सकता, फिर वो कहते हैं इनकी मुंडी कुचल डालो। असदुद्दीन ओवैसी 1 जून 2014 FIR रजिस्टर्ड है, ये देखिए कोर्ट के ऑर्डर पे 166/15। ये लोग ये डिमांड कर रहे हैं। जो लोग सुन तो अजय गौतम जी, मैं यहाँ असदुद्दीन ओवैसी डिस्कस करने आई हूँ। मैं नाथूराम गोडसे, मैं बता रहा हूँ, कातिल के बारे में डिस्कस करने आई हूँ, खतरनाक आप लोग पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं नाथूराम गोडसे को? ये मेरी बात क्यों पूछ रहे हैं आप नाथूराम गोडसे को? आप सुन तो लीजिए। किसी और को अजय गौतम साहब गलत साबित कर लेने से आपकी तरफ से किया गया गलत ठीक हो जाएगा? मैं ये कह रहा हूं, जो याकूब मेमन के लिए नमाज पढ़वाने वाले, हस्ताक्षर कैंपेन करवाने वालों को अधिकार नहीं है, उनका कोई लोकस नहीं है, वो अजय गौतम वारिस पठान को भूल जाइए। ये रुबिका लियाकत आपसे इस वक्त सवाल पूछ रही है। बताइए। प्रज्ञा ठाकुर बापू के हत्यारे को क्यों पूजेगी? प्रज्ञा ठाकुर उसके डीएनए में बसा हुआ है से बड़ी कि तो बार-बार नाथूराम गोडसे को देशभक्त था, है और रहेगा। ये क्या रट्टा लगा रखा है? तो लीजिए, जनता से बड़ी तो कोई जनार्दन नहीं। जब प्रज्ञा ठाकुर जी ने ये बयान दिया था, उसके बाद पोल हुआ और उसके बाद वो जीत कर आई है, यानी कि वो इंडोर्स किया है ना। अगर प्रज्ञा ठाकुर के उस स्टेटमेंट को भोपाल की जनता ने, इस देश की जनता ने इंडोर्स किया, इसलिए उन्होंने उसको जिताया। अजय गौतम जी, मैं बताती हूँ, मैं भोपाल में थी जब साध्वी प्रज्ञा को वहां पर उतारा गया था उम्मीदवार के तौर पर, और मैं यहाँ पर दर्शकों को पूरी जिम्मेदारी से ये बात बताना चाहती हूँ। अजय गौतम साहब, वो स्केयर क्रो को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो जो आप खेतों में लगाते हैं, वो चिड़िया भाग जाए जिससे, मुखौटा है, उस तरीके का कुछ लगाते हैं। आप वहां पर एक स्केयर क्रो को भी भगवा पहनाकर खड़ा कर देते ना, तो भोपाल की जनता उसे जिता देती। क्यों? क्योंकि दिग्विजय सिंह पे बहुत गुस्सा थी वहां की जनता। क्यों? क्योंकि दिग्विजय सिंह ने हिंदुओं को बदनाम किया था भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ के। तो साध्वी प्रज्ञा को वहां नहीं, साध्वी प्रज्ञा नहीं जीती है, दिग्विजय सिंह हारे हैं, साध्वी प्रज्ञा नहीं जीती है। अजय गौतम जी, आप खड़े होते ना तो जीत जाते हैं। मैं कह रही हूँ, आप खड़े होते बीजेपी की टिकट से तो आप भी जीत जाते हैं। भोपाल के वोटर्स का अपमान, मैं भोपाल के वोटर्स की मन की बात कह रही हूँ। मैं भोपाल के वोटर्स की मन की बात कर रही हूँ। गांधी जी पे चर्चा करना चाहती हैं, गांधी जी के सारे फैक्ट अजय गौतम जी, भोपाल आप नहीं गए ना, मैं गई चर्चा करना चाहती हूँ। लोगों से बातचीत मैंने की है वहां पर, मैंने की है लोगों से बातचीत, और मैं उनकी जुबानी आपको बात बता रही हूं। अजय गौतम, आप खड़े होते, मेरे कैमरा के पीछे जो कैमरा पर्सन है, अगर वो खड़े होते बीजेपी की टिकट पर, तो वो भी जीत जाते। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि गुस्सा दिग्विजय सिंह में इतना था। आशुतोष मिश्रा नहीं, तो ये मत कहिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, ये मत कहिए कि प्रज्ञा कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा चलिए, मैं आपकी बात को बड़ा कर रहा हूं। प्रज्ञा ठाकुर जो है वो सारे आरोपों से बरी हो जाती है जीत जाने के बाद। सुन तो लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रज्ञा ठाकुर इज इनोसेंट इन द आईज ऑफ लॉ अंटिल एंड अनलेस ही प्रूव गिल्टी। तो अभी तो वो इनोसेंट है, इसलिए इनोसेंट मान के चलिए। दूसरा, मेरे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन साध्वी है, मेरे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं लेकर आया हूं। मैं नॉर्मली नहीं लेकर कोई और होता ना अजय गौतम जी, तो आप उनको शक की निगाह से देखते। जी सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूं मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन है,
इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है मोहनदास करमचंद गांधी फादर ऑफ नेशन है? मुझे बता दीजिए, आर्टिकल बता दीजिए, सेक्शन बता दीजिए, शेड्यूल बता दीजिए। पहली चीज हमारे यहाँ भारत माता है, संघ की प्रार्थना भी होती है, तो कहते हैं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आप नहीं मानते हैं? मैं भारत माता को मानता हूँ। आप बापू को नहीं मानते? मैं भारत माता को मानता हूँ, सुभाष चंद्र बोस को मानता हूँ, मैं सुनते सुभाष चंद्र बोस को मानता हूँ, मैं भगत सिंह को मानता हूँ, मैं उधम सिंह को मानता हूँ, मैं उन लाखों स्वतंत्रता मानते हैं कि नहीं मानते? लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को मानता हूँ जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा जय हिंद कहते हुए चले गए। इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानते हैं कि नहीं मानते? भैया आपके राष्ट्र, हाँ मेरे पिता है, आपके राष्ट्रपिता मेरे है, राष्ट्र के मेरे पिता लिए तो भारत माता है। आप अगर इस राष्ट्र में रहते हैं तो वो आपके भी पिता है। बताइए और अगर आपके पिता नहीं है तो मैं कहती हूँ आपको आप गद्दार हैं। मैं कहती हूँ आपको आप गद्दार हैं, आप इस देश के गद्दार हैं। मैं आज सीना ठोक कर कहूंगी कि आप इस देश के गद्दार हैं। इस देश में आशुतोष मिश्रा, दुनिया भर के लोगों को गद्दार कहते हैं आप महात्मा गांधी। मैं कहती हूँ आज आप गद्दार हैं, मैं कहता हूँ आप देशद्रोही हैं। मेरी नजरों में मैं इससे ज्यादा देशद्रोही कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। आपको महात्मा गांधी जी अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि जब स्वामी श्रद्धानंद की हत्या अब्दुल राशिद ने करी, जब स्वामी अजय गौतम जी खबरदार, खबरदार आगे मत बढ़िएगा। महात्मा गांधी का नाम लेने से पहले वजू कर लीजिए। मैंने कहा सच सुनने आप की आचमन कर लीजिए, गंगा का आचमन कर लीजिए महात्मा गांधी का नाम लेने से पहले। याद रखिए आप, मैंने कहा आचमन कीजिए महात्मा गांधी का नाम लेने से पहले, अपने आप को पवित्र कीजिए। मैं भगत सिंह के लिए 100 बार बिल्कुल नहीं कीजिए, लेकिन मेरे महात्मा गांधी के बारे में भी उतना ही आपको सल्यूट करना होगा, वरना आप मेरे लिए देश के गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। और कहूंगी मैं बार बार आपसे, आशुतोष मिश्रा अब आगे हिंदू का चोला पहनकर, नहीं चोला नहीं पहना, अब आप पहन लिया हिंदुओं का चोला। कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं मानते तो गद्दार मैं नहीं, आप आशुतोष मिश्रा। आपने कॉन्स्टिट्यूशन क्यों वायलेशन कर रहे हैं? ओके अजय जी, नेक्स्ट राउंड अजय जी, नेक्स्ट राउंड। 3 आशुतोष जी 3 पॉइंट्स कहना चाहता हूं रुपिका जी, 3 चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो जो है गांधी जी से बड़ा कोई हिंदू और राम भक्त नहीं था, ये इनको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, हम लोग बार बार बात करते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। आप ये समझ लीजिए कि प्रज्ञा ठाकुर जो है मोदी जी का वरदहस्त प्राप्त है, क्योंकि ये वही मोदी जी हैं जो कि जब अमेरिका गए और इनको फादर ऑफ इंडिया कहा गया तो इन्होंने ट्रंप को टोका नहीं। इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हमारे फादर ऑफ नेशन तो महात्मा गांधी हैं। ये वही आरएसएस और हिंदू महासभा है जिसके बारे में सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चिट्ठी में लिखा था कि भाई ये गोडसे ने जो गांधी जी की हत्या करी उसके लिए जो जहरीला माहौल पैदा किया गया उसका कारण आरएसएस और हिंदू महासभा है। और ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर और ये जो बाकी यहाँ लोग बैठ के आज जो है संजीव महात्मा गांधी के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं, ये उसी विष बेल के विषफल हैं। तो ये आप इनसे आशा करें कि ये महात्मा गांधी को किसी तरह से आदर सम्मान देंगे। ये हमारी आपकी गलती है, ये हम लोगों की नासमझी है, क्योंकि सरदार पटेल तो तभी समझ गए थे कि ये विषफल है, ये विषफल है जो नफरत फैलाता है, जो चाहता है कि आपस में गोली मार देना महात्मा गांधी को। अरे वही है, राष्ट्रपिता मानो, दादा मानो, कुछ भी मानो, भाई मेरे को क्यों फोर्स कर रहे हो? क्यों नहीं आज मैं तो भगत सिंह को मानता हूं, मैं उधम सिंह को, मैं सुभाष चंद्र बोस को मानता हूं। जी अजय गौतम की बात पर मैं चाहती हूँ आप काउंटर करें, मैं चाहती हूँ प्रेम शुक्ला काउंटर करें। प्रेम शुक्ला जी। नहीं, मुझे बहुत, रुबिका जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने महात्मा गांधी के विरुद्ध बोलने वाले को देशद्रोही कहा, और मुझे इस बात का विश्वास है कि वो जनगण मन पर खड़े नहीं होते, राष्ट्रगान को जो अस्वीकार करते हैं उनको भी जब हम देशद्रोही कहेंगे आप समर्थन करेंगे। जो वंदे मातरम गाने से इंकार करेंगे क्योंकि वो संविधान सम्मत है उनको देशद्रोही कहेंगी। मैं निश्चित तौर पर महात्मा गांधी का अपमान करने वालों के खिलाफ हूं, क्योंकि गांधी दर्शन मेरी पंचनिष्ठा है और गांधी दर्शन के विरुद्ध गांधी हमारे लिए प्रातः स्मरणीय महापुरुष है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो कल कहते हैं कि राष्ट्रगान पर न खड़े होना ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, ऐसे लोगों को देशद्रोही रुबिका जी आज से कहेंगी,
इसका मुझे पूरा विश्वास। और वंदे मातरम का विरोध करने वाले सारे लोग देशद्रोही है, क्योंकि ये भी संविधान सम्मत है। संविधान सभा ने, महात्मा गांधी ने वंदे मातरम का समर्थन किया है, उनको भी आप देशद्रोही कहेंगे। प्रेम शुक्ला जी, ये बैठी रूबिका लियाकत, सबसे ज्यादा इस पर शोज रूबिका लियाकत ही ने किए हैं। फख्र से कहूंगी वंदे मातरम एक मौलवी के सामने रूबिका लियाकत ने ही कहा है। सुनिए प्रेम शुक्ला जी, आज जब बारी आई है आपको गलत को गलत कहने की, तो इसमें किंतु परंतु मत कीजिए। इतनी हिम्मत रखिए, इतनी हिम्मत रखिए, जो गलत है उनको गलत कह दे। इसमें इफ एंड बट क्या होता है, इसमें किंतु परंतु क्या होता है, हमें स्वीकार। अरे जो इस देश के साथ नहीं वो देश का गद्दार, इसे कहने में क्यों होना चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर सांसद है, संजीव उनियाल कह रहे हैं सांसद है तो सम्मान कीजिए। उधर प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि उन लोगों को भी गद्दार कहिए जो वंदे मातरम और भारत माता की जय कहने से परहेज करते हैं। अगर बापू के प्रति निष्ठा ना रखने पर आप उन्हें गद्दार कह रही हैं, तो बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात एक बहुत ही मजबूत विचारधारा की। और ये विचारधारा लेफ्ट और राइट नहीं है, ये विचारधारा हिंदुस्तान के प्रति प्रेम की है और हिंदुस्तान को आजादी दिलाने वाले बापू के प्रति प्रेम की है। ये बात इतनी सी है प्रेम शुक्ला जी, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, इसको हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं है। प्रेम रहना चाहिए ना, मैं इधर उधर नहीं जा रहा हूं। मैं भारत माता की जय बोलने पे, मैं महात्मा गांधी की जय न बोलने वालों को गद्दार कह रहा हूं। भारत माता की जय का विरोध करने वालों को गद्दार कहने में क्या आपत्ति है? वारिस पठान, वंदे मातरम का विरोध करने वालों को गद्दार कहने में क्या आपत्ति है? बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना सर, मैंने कहा आपको आपत्ति होनी चाहिए। रूबिका जी, सबसे पहले तो धन्यवाद रूबिका जी। अजय गौतम ने जो बात कही महात्मा गांधी जी के बारे में, जो फादर ऑफ द नेशन है, वो बहुत गलत की, उनको माफी मांगनी चाहिए आपके चैनल पे बैठ के पूरे देश। अच्छा ठीक। अब रहा सवाल भारत माता पे बोलने से, तो मैं प्रेम शुक्ला जी को बोलना चाहता हूं कि मैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोलता हूं, जय हिंद बोलता हूं, लेकिन मुझे आपसे नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म, सेक्युलरिज्म के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। देशभक्ति मेरे रंग रोम रोम में एनग्रेव्ड है। आज हमारा सवाल ये था कि अगर प्रज्ञा सिंह ने माफी मांगी, उनको ये बोलना पड़ेगा पार्लियामेंट में कि नथुराम गोडसे आतंकवादी था और उसने महात्मा गांधी का कत्ल किया था। हमने प्रिविलेज प्रज्ञा ठाकुर स्वामी श्रद्धानंद जो आर्य समाज के उपदेशक मगर देश की जनता समझ गई कि भाजपा और आपकी आइडियोलॉजी बिल्कुल नथुराम गोडसे कोई हीरो मानती है। ये बड़ी शर्मनाक बात है हमारे देश के प्रचारक थे। अब्दुल राशिद ये वो लोग हैं जो आज भी सादगी को समर्थन दे रहे हैं। गांधी ने निकलवाइए वो डॉक्यूमेंट, मैं कहता हूं देश के सामने आना चाहिए। नथुराम गोडसे जीडी खोसला, जीडी खोसला जिन्होंने उन्हें फांसी की सजा दी, शहीद हेमंत करकरे की, इसमें लिखा मर्डर ऑफ महात्मा के पेज नंबर 47 में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि नाथुराम गोडसे की सबमिशन के बाद अगर ये फैसला जूरी से कराया गया होता तो आज बहुमत से नाथुराम गोडसे जी बरी हो जाते। मैं नहीं कह रहा, जस्टिस जीडी खोसला की किताब पेज नंबर 47 पे लिखा है। बोलिए जस्टिस जीडी खोसला ने गलत लिखा है। आप माफी मांगो, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे शर्म आपको आनी चाहिए। हिंदुओं को गाली देते हो, हिंदू भगवानों को, हिंदू देवी देवताओं के मजाक उड़ाते हो। शर्म आ रही है क्या? आप जैसे शख्स के साथ में बैठ के डिबेट कर रहा हूँ, वाकई में मुझे शर्म आपको आनी चाहिए। आपको अपनी गिरवान में झांक के देखो, याकूब मेमन के साथी पढ़ाओ देशभक्ति का पाठ। एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, मुझे अफजल गुरु और याकूब मेमन के साथी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आ गई ना कि कौन किसको पूछेगा और कौन किसको रोकेगा। आतंकवादियों से मैं तो आतंकवादियों के विरुद्ध खड़ा रहूंगा, मगर याकूब मेमन के समर्थन में किसने सिग्नेचर कैंपेन चलाया था वो बताओ। याकूब मेमन के समर्थन में उसकी रिहाई के लिए किसने सिग्नेचर कैंपेन चलाया था बताओ। तुमने साइन करे थे नहीं करे तो सिग्नेचर कैंपेन में ये बताओ याकूब मेमन को रिहा करने के लिए। इन्होंने आपके चैनल के माध्यम से इनकी विचारधारा महात्मा गांधी के बारे में बता दी। बड़ी शर्मनाक बात है। मेरी विचारधारा सुनना, मैं तो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और इनकी जगह राजगुरु जगह जय हिंद है, जय भारत है, बोलो तो सही एक बार। आपके मन में इतनी नफरत है,
इतनी नफरत है महात्मा गांधी के लिए, किसने कहा नफरत? बापू के लिए इतनी नफरत है कि आप नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। आप यहाँ बैठे हैं उस शख्स की वजह से, आप आजादी से ये बोल पा रहे हैं उस शख्स की वजह से। गौतम को देश से दे दी निकाला तुम्हें जाए, आजादी जेल में डाला बिना जाए पहला। खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत मिल गई हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, बिना खड़क बिना ढाल के आजादी मिल गई। तो बताइए जो करोड़ों लोग जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, जिन्हें अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग के अंदर गोली से उड़ा दिया, जिन 1857 के गदर में जिन्हें लोग क्या क्या उड़ाया, वो किस लिए मरे थे? आजादी के लिए मरे थे या बिना खड़क और बिना ढाल के मरे थे? बताइए आजादी में 1857 से लेकर 1947 तक जो लोग मरे, आपने उनका अपमान किया नहीं किया? रूबिका लियाकत बताइए क्यों अपमान हुआ? क्यों? आजादी के मैंने उनके खिलाफ एक शब्द बोला, वारिस पठान ने उनके खिलाफ शब्द बोला। अरे आपकी तरह नहीं है, आपकी तरह नहीं है, आपकी तरह नहीं है कि एक ही कौम को प्यार करेंगे दूसरी कौम को बदनाम करेंगे, आपकी तरह नहीं है। अगर सम्मान भगत सिंह का है तो उतना ही सम्मान बापू के लिए भी है, आपकी तरह नहीं है। भगत सिंह की बात क्यों करूं मैं अभी, जब बात महात्मा गांधी की हो रही है? अरे सर प्लीज, अरे मुझे सबको नीचे दिखाया। सर सुनिए, ऐसा है, मैं आपको कसम से इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आने दूंगी अगर इस तरीके से आप महात्मा गांधी पर लगातार बोलते चले जाएंगे। महात्मा गांधी जी का अपमान नहीं किया, नहीं, और आप कर भी नहीं सकते, आप कर भी नहीं सकते, आप कर भी नहीं सकते। समर्थन किया प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, ये कब तक जारी रहेगा बताइए मुझे, बताइए प्रेम शुक्ला जी। आज भी आप यहाँ बैठकर इफन बट करते रहेंगे, किंतु परंतु करते रहेंगे? अरे वारिस पठान तुम गद्दार हो, तुम याकूब मेमन के साथी हो, तुम अफजल गुरु के साथ मैं बिल्कुल इफन बट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राष्ट्रपिता की अवमानना, राष्ट्र की अवमानना दोनों एक समान है। मैं बिल्कुल इफ बट नहीं कर रहा हूँ, राष्ट्रपिता की अवमानना और राष्ट्र की अवमानना एक समान है। वारिस पठान वंदे मातरम बोलने को तैयार नहीं है। रूबिका जी आप निष्पक्ष एंकर है, वारिस पठान भी गद्दार है, राष्ट्रपिता के खिलाफ बोलने वाला गद्दार है, राष्ट्र के खिलाफ वंदे मातरम न बोलने वाला वारिस पठान भी गद्दार है, और याकूब मेमन की शव यात्रा में जाने वाला भी गद्दार है, अफजल गुरु के समर्थन में जाने वाला भी गद्दार है। और रूबिका जी मुझे भरोसा है इन गद्दारों के प्रति आपके मन में उतना ही जो है आक्रोश होना चाहिए जितना राष्ट्रपिता के मामले में बोलने वालों नहीं नहीं प्रेम शुक्ला, अजय गौतम जी रुक जाइए, अजय गौतम जी प्लीज रुक जाइए, अजय गौतम जी रुक जाइए, सेकुलर बनने को तैयार है, आप भी बन जाइए, रुक जाइए। प्रेम शुक्ला जी आप एक सेकंड सर, एक सेकंड, अजय गौतम आप बस रुक जाइए। प्रेम शुक्ला जी आपके जाल में मैं फंसने नहीं वाली हूँ। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है प्रज्ञा ठाकुर, नाथूराम गोडसे से मैं अपना पूरा ध्यान हटा के और वारिस पठान पर ध्यान डालूं? आप यहाँ पर बीजेपी वाली स्ट्रैटेजी मत अपनाइए कि आपसे इकोनॉमी का सवाल पूछा जाए, आपसे इकोनॉमी का सवाल पूछा जाए तो आप 70 साल में गड्ढा खुद गया, ये तमाम बातें गिनाते लग जाए। आज नहीं चलेगा, आज नहीं चलेगा। वारिस पठान से आप खुद पूछ लीजिए, बरसों हो गए मुझे ये बात पूछते हुए, बहुत बहस कर ली वारिस पठान और वंदे मातरम पर, बहुत बहस कर ली। आज प्रज्ञा ठाकुर, आज प्रज्ञा ठाकुर अजय गौतम की बात से सहमति रखते हैं, पर बात होगी। संजीव मुनिया बहुत ना इस बार नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। महात्मा गांधी का मसला है, महात्मा गांधी का मसला है। संजीव मुनिया महात्मा गांधी के बारे में अजय गौतम रुक जाइए ना, बहुत बढ़िया किया सर, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया सर। एक खास बता एक एक करके 70,000 शाखाओं में सुनाया जाता है। रूबिका जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रातः स्मरणीय
मैं वही बता रहा हूं, महात्मा गांधी जी के बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्या व्यूज थे। ये 1934 की वर्धा की बैठक में जाने के बाद महात्मा गांधी जी ने प्रूव किया और बताया कि मैं तो हैरान था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे शिविर में नहीं पता लगा कौन किस जाति का है, कौन किस बिरादरी का है, और सब मिलकर खाना खा रहे थे। एक भारतवर्ष का बृहद रूप मैंने देखा, और 70,000 शाखाओं में लगभग 94 वर्षों से एकात्मता स्रोत। अरे तो मुझे क्यों यहाँ बैठकर आप पाठ पढ़ा रहे हैं? जिसमें अजय गौतम को पढ़ाइए ना पाठ, प्रज्ञा ठाकुर को पढ़ाइए ना पाठ, लोगों को पढ़ाइए ना। जो ट्विटर पर नाथूराम गोडसे जिंदाबाद लिख रहे हैं, उनकी शाखा लगवाइए ना आप। आपको रोका है किसी ने? इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, देश में विकास दर की रफ्तार और घट गई है। प्रेम शुक्ला जी, ये खबर आपके लिए, विकास दर आज और गिर गई है। देश में विकास दर की रफ्तार और धीमी पड़ गई है, 5% से घटकर 4.5% हो गई दूसरी तिमाही में। विकास दर पहली तिमाही में 5% थी, अब 0.5 और गिरावट। दूसरी तिमाही में विकास दर 4.5% हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, अब से कुछ ही देर पहले, क्योंकि आज आपको पता होगा कि ये आंकड़ा आना ही था। बकायदा निर्मला सीतारमण के साथ बैठक में इस बात का अंदेशा था कि कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज की जा सकती है। अब दूसरी तिमाही की विकास दर 4.5% हो गई है। प्रेम शुक्ला जी, कोई टिप्पणी इस पर कर पाएंगे? देखिए, वैश्विक मंदी का प्रभाव है। हम विकास गति को तीव्र करने की दिशा में जो आर्थिक कदम उठाए जाने हैं वो भारत सरकार उठा रही है, और हम शीघ्र ही वैश्विक मंदी की शिकार भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से विकास के महामार्ग पर सरपट दौड़ाने की स्थिति में होंगे। ये आर्थिक विशेषज्ञ प्रांजल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। प्रांजल, ये क्या बताता है? पहली तिमाही में विकास दर 5.8 से घटकर 5 हो जाती है, अब 5 से घटकर 4.5 हो जाती है। ये कितना और लुढ़केगी और ये कितना खतरनाक साइन है? देखिए, एक चिंताजनक साइन है। जो उम्मीद की जा रही थी कि बदलाव होगा और जो स्तर पहुंचा था उसके नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन जारी है। दो बड़े मुद्दे हैं। एक तो जो ग्राहकों में जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कहते हैं वो अभी तक वापस नहीं आया है, और दूसरा इसकी वजह से उत्पादन में भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जब तक मांग नहीं बढ़ेगी उत्पादन नहीं बढ़ेगा, और जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक ग्रोथ भी नहीं बढ़ेगी। तो इसको लेकर अभी चिंता जारी है। नहीं तो ये मुझे लगता है ये 6 सालों में सबसे कम है, क्योंकि पिछली मर्तबा जो आंकड़ा आया था प्रांजल वो 5% था, अब 4.5% हो जाना ये बताता है कि ये तो लगातार रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है निचले और सबसे कम स्तर पर पहुंचने का। और जाहिर सी बात है, ये स्तर जो है मुझे लगता है सरकार को भी इतना अंदेशा नहीं था कि किस स्तर तक गिरेगी। जहां तक कि मुझे लगता है अब सरकार को अगले बजट के लिए कुछ नए कदम उठाने पड़ेंगे, जिससे जो गिरावट है ये रुके। किसी तरह जो सरकार को और थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था में एक नई मांग की लहर पहुंचे। जब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं पहुंचेगा तब तक खरीदारी और मांग शुरू नहीं होगी, और जब तक ये नहीं होगा ये गिरावट और बढ़ सकती है। प्रांजल, मुझे लगता है डिस्कनेक्ट करके दोबारा मैं आपको फोन लगाती हूँ, आपकी आवाज हमें ठीक से नहीं मिल पा रही है। तो जो भी बातें आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसके सिर्फ कीवर्ड्स हमें सुनाई दे रहे हैं। मैं एक बार फिर से डिस्कनेक्ट करके आपको फोन लगाती हूँ। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर है, थोड़ी परेशान करने वाली खबर है। अभी संसद में याद कीजिए, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर आकर ये कहती हैं कि देखिए, आप इसे मंदी नहीं कह सकते, विकास दर भले ही नीचे गिरती चली जा रही हो, और आज की तारीख में विकास दर का 4.5 दूसरी तिमाही में होना ये अच्छे संकेत कतई नहीं है।